तो बच्चों ये आज जो है मैं वापस आपका केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहा हूँ। और आज केमिकल बॉन्डिंग का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दिस इज योर लेक्चर नंबर 5। और सबसे पहले मैंने आपके पास जो प्रीवियस टर्न के नोट्स हैं वो सारे आपके सामने लगा दिए। और प्रीवियस टर्न पे जो आपने पढ़ा था लेक्चर नंबर 4 में, उसमें आपने देखा था कि हम हाइब्रिडाइजेशन को शॉर्टकट से किस तरह से निकाल सकते हैं, उसका क्या शॉर्टकट होता है। इसके अलावा आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करते हुए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे थे। ये सारी बातें आपने देखी थी। और बेसिकली हम लोग ने जहां पर क्लास एंड की थी वहां पे हम लोग को देखना था कि इथाइन का स्ट्रक्चर हम किस तरह से बनाते हैं। तो इथाइन के स्ट्रक्चर मैंने बनाने के लिए आपको होमवर्क में दिया था, तो इसके आगे हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों दिस इज योर लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5, टुडे इज लेक्चर नंबर 5। और आज की डेट है बच्चों 9/8। ठीक है, यहाँ से हम लोग बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डालेंगे केमिकल बॉन्डिंग कंटिन्यूएशन। क्या डालेंगे? केमिकल बॉन्डिंग कंटिन्यूएशन। और इसमें बच्चों जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपको ध्यान देना होगा। इसमें जो बेसिकली अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। आप इथाइन का स्ट्रक्चर बच्चों अभी पढ़ने वाले हैं। तो इथाइन का स्ट्रक्चर आप किस तरह से देखने वाले हैं उसके लिए आप रेडी हो जाइए। तो बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी होगी कि जब भी हम इथाइन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इथाइन में कार्बन और कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन वो sp, क्योंकि मैंने बताया था कि ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। और पाई बॉन्ड्स को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में नहीं काउंट करते हैं। तो इस कार्बन के पास 2 सिग्मा है और 2 सिग्मा का मतलब इसका शेप क्या होगा? लीनियर होगा। और हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये लीनियर शेप होता है। लीनियर शेप का मतलब बॉन्ड एंगल जो होता है वो बेसिकली 180 डिग्री होता है, जो आपको स्क्रीन पे प्रॉपर नजर भी आ रहा है। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कार्बन लिखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखते हैं और उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। सबसे पहले बच्चों ग्राउंड स्टेट देखते हैं और उसके बाद अगर एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल होगी तो हम उसको भी देखते हैं। तो बच्चों जब हम लोग ग्राउंड स्टेट देखेंगे तो ग्राउंड स्टेट में आउटर मोस्ट शेल जो है आपका सेकेंड शेल है। तो बच्चों जब आप सेकेंड शेल देखेंगे तो वहां पर आपको एक खास बात ध्यान देगी कि खास बात आपको ये नजर आएगी कि वहां पे खाली ऑर्बिटल बच जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट भी पॉसिबल होती है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s में 2 है और 2p में भी 2 है। और बच्चों यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है तो 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके 2p के पास आ जाएगा और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 4 हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाती है। आई थिंक आप ये बात पहले भी समझ चुके हैं और आपको होपफुली अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग है इथाइन में वो sp ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग है। तो बच्चों हम यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे, एक s और एक p को। तो जब हम 2 ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे तो बनेंगे भी 2 ऑर्बिटल्स और दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और इनको बच्चों हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इस थ्योरी को यूज करते हुए बच्चों हम इनको 360/2 दैट मींस हम इनको 180 के एंगल्स पे अरेंज करते हैं। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो बचे हुए आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बचे हुए आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम कहते हैं वो किस में मौजूद है? हम कहते हैं वो प्योर p ऑर्बिटल्स में मौजूद है। किसमें मौजूद है? प्योर p ऑर्बिटल्स में मौजूद है। और ये कहाँ होते हैं? लाई परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। यानी अगर आप पूरा शेप अपना एक्स एक्सिस में यानी एक्स एक्सिस वाले प्लेन में बनाते हैं तो आपको जो प्योर p ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनको उसके परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। मतलब एक को py में बनाना पड़ेगा और दूसरे को pz में बनाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि प्योर p ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर में होते हैं। तो अगर आप x में बनाएंगे तो वो y और z में बनेंगे। समझ गए? अब जो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो पहला वाला कार्बन है
उसके पास भी यही सेम प्रॉपर्टी होगी, और जो दूसरा वाला कार्बन है उसके पास भी यही सेम प्रॉपर्टी होगी। तो दोनों कार्बन्स को हम लोग इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों पहले कार्बन की जो मिक्सिंग है वो sp मिक्सिंग है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, दो ऑर्बिटल्स को मिक्स किया था। तो ये आपका शेप जो अब मैं बनाने जा रहा हूँ वो आप देख लीजिए। ये पहले कार्बन के लिए अरेंजमेंट मैंने अभी जस्ट आपके सामने किया है, ठीक है। और ये दो ऑर्बिटल्स को 180 के एंगल्स पे अरेंज करना है, और मैंने उनको 180 के एंगल्स पे अरेंज कर दिया है। और मैंने आपको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी बना करके दी है, ताकि आपको नजर आए कि ये दोनों 180 के एंगल्स पे अरेंज है। अब बच्चों यही पूरी कहानी दूसरे कार्बन के साथ भी होगी। तो दूसरे कार्बन के साथ भी आपको क्या करना होगा, बिल्कुल सेम एनालिसिस करनी है। तो ये दूसरे कार्बन का पहला ऑर्बिटल और ये दूसरे कार्बन का दूसरा ऑर्बिटल, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बना सकते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो बच्चों ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। ये आपका सिग्मा बॉन्ड बनके क्रिएट हो गया है। अब आपको क्लियर करना है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, वो पी वाई और पीजेड की लिटरल ओवरलैपिंग से हो रहा है। तो बच्चों पी वाई कैसे बनेगा, क्योंकि पी वाई आपका इसलिए बनेगा क्योंकि वो प्योर पी ऑर्बिटल है, और पीजेड कहाँ बनेगा, वो भी प्योर पी ऑर्बिटल है। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये मैंने पी वाई लिखा है और ये आपका पीजेड है, आपको इंडिकेट हुआ होगा सबसे टॉप पे, वो प्योर पी ऑर्बिटल्स है। तो बच्चों सबसे पहले आप इसको बनाने की कोशिश करिए। जब बनाएंगे तो बच्चों ये आपका पी वाई है और ये आपका पीजेड है। आई थिंक सभी बच्चों को पूरा क्लियर कट नजर आ रहा होगा। ये बच्चों आपका पी वाई है और ये बच्चों आपका, मैं वंस अगेन आपको दोबारा बनाने की कोशिश करता हूँ, और ये बच्चों आपका पीजेड है। ठीक है, समझ में आ गया। अब बच्चों आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन दिखाना है। तो बच्चों आप देखें तो ये रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये दिस इज वन पाई बॉन्ड। अब मैं बच्चों ग्रीन कलर से मार्क करता हूँ, तो दिस इज योर सेकंड पाई बॉन्ड। तो उससे बच्चों आपको इंडिकेट हो रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है। तो इस तरह से बच्चों आपके पास इथाइन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। इथाइन का स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रीवियस टाइम पे आपको इंडिकेट किया था कि आपको उसको होमवर्क में बनाना है, लेकिन आपने काम तो कुछ नहीं किया होगा, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। और बच्चों अगर आप क्लास के दौरान लाइव क्लास में अगर इसको ज्यादा ध्यान से देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और नोट्स में बाद में आपको सेंड कर देता हूँ, अगर आप नोट्स बाद में लिखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सिर्फ ध्यान से लेक्चर सिर्फ देखेंगे और नोट्स आपने बाद में लिखेंगे तो आपका ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। आई थिंक आपको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन काफी अच्छे से क्लियर कर दिया है बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे और ज्यादा ना रुकते हुए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूएशन में लेते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बच्चों रेजोनेंस। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे रेजोनेंस का कंटिन्यूएशन लेते हैं, क्योंकि हम लोग एक एक करके सारी बातें कंप्लीट कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन भी देखा, स्ट्रक्चर्स भी देखे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी देखी, है ना। और सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका नाम है रेजोनेंस। क्या होता है रेजोनेंस का मतलब, वो आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। और रेजोनेंस एक ऐसा पार्ट होता है जो आपके साथ हर एग्जाम में कॉमन चलेगा, द रेजोनेंस। तो बच्चों जब हम रेजोनेंस की बात करते हैं तो रेजोनेंस के लिए सबसे पहले आपको हिंदी में मतलब होना क्लियर है कि जैसे मान लीजिए आप अभी अपने घर पे बैठे हुए हैं, तो मान लीजिए आपका मैं एक नाम एज्यूम कर लेता हूँ, आपका नाम है मान लो अवनी। तो अवनी के पापा जैसे ही आए घर पे, उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, क्योंकि गेट बंद था, उसने आवाज लगाई अवनी। तो उन्होंने कहा पापा आ रहे हैं, और अवनी बाहर गई तो देखा पापा थे ही नहीं, वो तो चाचा थे। तो इसका मतलब अवनी तो कंफ्यूज हो गई, अवनी को लगा कि पापा आए हैं लेकिन है तो चाचा। तो इसका मतलब क्या निकल के आया, अवनी एक जगह कंफ्यूजन तो क्रिएट हो ही गया। लेकिन अवनी को कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुआ, अवनी को कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि दोनों की आवाज में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। और क्या, हमारे घर में हमारे जो चाचा लोग हैं तो उनकी आवाज मिलती जुलती होती है। जैसे हमारी मम्मी की बहनें लोग हैं, तो जितनी मम्मी की बहन होंगी, यानी तुम्हारी मौसी वगैरह, उन सबकी आवाज और उन सबकी मतलब बोलने का तरीका कुछ ना कुछ मैच करता होगा, तो कभी कभी कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो ऐसा क्या होता है
तो बच्चों ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं कि रेजोनेंस आपको दो जगह पढ़ाया जाता है, फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है और केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। अगर आप फिजिक्स के नजरिए से देखेंगे तो रेजोनेंस का मतलब होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स की फ्रीक्वेंसीज, जब दो सोर्सेस की फ्रीक्वेंसीज अगर सेम हो जाती है तो हम उनको कहते हैं कि वो एक दूसरे से रेजोनेंस कर रहे हैं, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो गई है। यानी पापा की आवाज चाचा की आवाज से अगर सेम हो गई है तो वो दोनों एक दूसरे से रेजोनेट कर रहे हैं और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। जब दो ऑब्जेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी मैच करने लगती है तो हम उसको कहते हैं रेजोनेट होने लगती है और इस प्रोसेस को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। ये तरीका होता है फिजिक्स में। लेकिन केमिस्ट्री में क्या तरीका होता है? केमिस्ट्री में रेजोनेंस हम क्यों करते हैं? केमिस्ट्री में हम लोग रेजोनेंस इसलिए करते हैं क्योंकि हम जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम उसकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के चेक करते हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा बनते हैं उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड स्टेबल होता है। इसीलिए हम लोग स्टेबिलिटी को गवर्निंग फैक्टर मानते हुए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंपाउंड के बनाते हैं। लेकिन रेजोनेंस में होता क्या है? रेजोनेंस में बेसिकली जो भी चार्जेस होते हैं कंपाउंड के ऊपर, प्लस या माइनस, उनको हम डीलोकलाइज करते हैं। क्या करते हैं? डीलोकलाइज, मतलब उन चार्जेस का हम पूरे स्ट्रक्चर्स में मूवमेंट कराते हैं। मूवमेंट क्यों कराते हैं? क्योंकि अगर कोई भी स्पीशीज है, अगर वो न्यूट्रल है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। लेकिन किसी स्पीशीज के पास मान लो प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन की कहीं से लेन देन की है। प्लस माइनस का मतलब ये तो यही होता है। तो बच्चों, किसी के ऊपर अगर चार्जेस हैं, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, चाहे वो कैटायन हो या वो एनायन हो, तो चार्जेस आने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम उन पे चार्जेस क्या करते हैं? हम उनमें चार्जेस को मिनिमाइज करते हैं। क्या करते हैं? चार्जेस को मिनिमाइज करते हैं। और चार्जेस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? जिस कार्बन पे या जिस एटम पे माइनस चार्ज आता है उस माइनस चार्ज को हम लोग डीलोकलाइज करते हैं, मतलब सब एटम पे घुमाते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा, उतना ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक आदमी पे मान लो 1 करोड़ रुपए का कर्जा है और उस आदमी के पास 1 करोड़ रुपए चुकाने के लिए नहीं है, लेकिन अगर वो आदमी 20 लोगों की हेल्प से अगर अपने 1 करोड़ रुपए चुका सकता है तो वो उसके लिए काफी आसान होगा। तो ऐसे 20 लोग ढूंढना उसके लिए काफी आसान वो काम होगा, क्योंकि अगर 20 लोग उसको मिल जाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो कम हो जाएगा। जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, वो उस पे पहले -1 करोड़ का चार्ज था, लेकिन अगर वही चार्ज अगर लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें 20 लोगों पे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि जिसके ऊपर 1 करोड़ का कर्जा था तो वो तो पेड कर ही नहीं सकता था, वो तो आत्महत्या कर लेता। तो उसने क्या करा? उसने यही कर्जा अगर बैंक ने उसके पूरे परिवार के 20 लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो सांस लेने लगा चैन की, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। उसने कहा अब तो मैं इसका कुछ पार्ट तो दे ही सकता हूँ, इतना तो मैं कमा लेता हूँ। तो सबकी स्टेबिलिटी बढ़ गई और सबने कंट्रीब्यूट किया और आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मच से क्या हो गया? स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब होता है कि इसमें आप चार्ज का मूवमेंट करेंगे, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। जितना ज्यादा चार्ज का आप डीलोकलाइजेशन करेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब बात यह आता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखते कैसे हैं, बनते कैसे हैं, क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है? देखिए, सबसे पहले बच्चों आप एक स्ट्रक्चर बनाइए बेंजीन का। तो बच्चों जब आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते चले आए हैं तो वो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपके सामने कुछ इस तरह से बनता चला है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने जस्ट अभी बनाने जा रहा हूँ। बेंजीन के स्ट्रक्चर को देखिए। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर को आप कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इस तरह से बनाते हैं और कई लोग इसको दूसरी तरीके से भी बनाते हैं। वो कहते हैं कि ये भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है और जो मैं बना रहा हूँ वो भी बेंजीन का स्ट्रक्चर है, मतलब वो डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे कुछ ऐसे दे देते हैं। कई लोग कहते हैं कि सर ऐसे क्यों बनाएं, हम बेंजीन का तो स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं जैसे कि आप अब बनाने जा रहे हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेंजीन को। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेंजीन को। तो बेंजीन एक
C6H6 इसका फॉर्मूला होता है, और मैंने स्ट्रक्चर्स आपको बनाए दिए, लेकिन रियलिटी में ये स्ट्रक्चर्स बने कैसे हैं अगर आप देखना चाहें तो रियलिटी में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले कार्बन कार्बन लिखिए। सबसे पहले ये कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन। अब इन कार्बन्स को जरा अटैच करिए। जब आप कार्बन्स को अटैच करेंगे तो कार्बन इस तरह से अटैच होंगे, ठीक है। अब हर कार्बन को एक एक हाइड्रोजन दीजिए, हर कार्बन को एक एक हाइड्रोजन दीजिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H6। तो बच्चों हर कार्बन को मैंने एक एक हाइड्रोजन देना चालू कर दिया, ठीक है। लेकिन कार्बन की वैलेंसी तो पूरी नहीं हुई, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, इसमें हर कार्बन की वैलेंसी अभी 3 है। इसके लिए हमने क्या किया, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दिया। जैसे ही हमने लगा दिया तो हर कार्बन की वैलेंसी आप चेक कर सकते हैं 4 होती है। इसलिए बच्चों आप एक्चुअल स्ट्रक्चर बेंजीन का अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लाइन फॉर्मूला वो ये होता है, जिसको आप कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट से ऐसे बनाते हैं, या आप शॉर्टकट से ऐसे बनाते हैं, या आप शॉर्टकट से ऐसे बनाते हैं। लेकिन ये सारे स्ट्रक्चर्स बने किससे, इस वाले से ही स्ट्रक्चर से बनाए हैं जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बना करके दिया। तो बच्चों दिस इज योर एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन के कई सारे डेरिवेटिव्स भी बनाते हैं। अब डेरिवेटिव्स कैसे बनाते हैं, जैसे तुमने कहा कि बेंजीन में मेरे को हाइड्रोजन के अलावा कोई ग्रुप और अटैच करना है, तो हम क्या कहते हैं कि जैसे अगर कोई भी ग्रुप अगर तुम इस कार्बन के साथ अटैच करना चाहते हो, तो कोई भी ग्रुप इस कार्बन के साथ तभी अटैच हो सकता है जब तुम उस कार्बन पर कोई एक वैलेंसी उसकी कम करो। अब वैलेंसी किससे कम करोगे, तुम कहोगे सर हाइड्रोजन को हटा देते हैं, तो हाइड्रोजन को हटा करके हम यहाँ क्या बना सकते हैं, तुम कहोगे सर अगर आप हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम कई सारे फंक्शनल ग्रुप भी रख सकते हैं। जैसे मान लो आपने OH लगा दिया, तो OH लगाने पर इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है फिनॉल। क्या नाम हो जाता है, फिनॉल। फिर आपने कई सारे आपके दिमाग में बातें चल रही होंगी कि अगर हम OH को हटा के CH3 लगा दें तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, OH को हटा के CH3 लगाएंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम होगा टोलुईन। क्या नाम होगा, टोलुईन, टोलुईन। या मैं इसको सही से लिख देता हूं, जस्ट वेट, टोलीन नहीं होता है, टोलुईन होता है, टोलुईन। इसका नाम होता है टोलुईन, टोलुईन। उसके अलावा आपके मन में आया कि सर और भी बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। तो जैसे आपने हेलोजन कोई ग्रुप लगा दिया, आपने कोई हेलोजन ग्रुप लगा दिया, लेट्स से क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लगा दिया तो ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरीन लगा था फ्लोरोबेंजीन, आयोडीन लगा दिया आयोडोबेंजीन। तो इसका मतलब आप यहाँ पर X लगा सकते हैं और इसका नाम हो सकता है हेलोबेंजीन। क्या नाम होगा, हेलोबेंजीन। यानी बेंजीन के साथ हाथ मिलाइए और उसको कहिए हेलोबेंजीन। तो X यहाँ पर क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, समझ रहे। तो अगर X आपका क्लोरीन हुआ तो उसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा, क्लोरोबेंजीन। और यदि आपका X ब्रोमीन हो गया तो ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम होगा, ब्रोमोबेंजीन। और यदि आपका X जो है आयोडीन हो गया तो इसका नाम हो जाएगा आयोडोबेंजीन। ठीक है, ये इनके नाम है। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गए होंगे किस तरह से आपने क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, इस तरह से काफी सारे ढेर सारे स्ट्रक्चर्स बना लिए। तो बच्चों बेंजीन पे हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स भी लगा सकते हैं। अभी तो मैंने रेजोनेंस पे चर्चा ही नहीं की है, अभी तो हमने बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स बनाए हैं, ताकि मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि रेजोनेंस की एक शर्त होती है। रेजोनेंस तभी होता है जब ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, रेजोनेंस तभी होता है जब कंपाउंड में ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं, तभी रेजोनेंस होता है। ये बात समझने की कोशिश करिए। तो ऐसा एक कंपाउंड जो मैंने लिया है वो बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, क्योंकि इन कंपाउंड्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड पहले से ही लगे हैं, इसलिए रेजोनेंस की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर रेजोनेंस की बात आपसे कर रहा हूँ। बाय द वे और भी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपने लिख दिया एसिटिक एसिड,
तो एसिटिक एसिड क्या होता है बच्चों? CH3COOH। तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूं, CH3COOH। ठीक है, तो बच्चों मैंने यहां पर क्या किया, मैंने एक हाइड्रोजन को हटाया। तो तुमने कहोगे सर कौन सा हाइड्रोजन हटाएं? तो आपके पास हाइड्रोजन हटाने के दो विकल्प है, या तो आप ये वाला हाइड्रोजन हटाइए, या तो आप ये वाला हाइड्रोजन हटाइए, यही दो ऑप्शन हो सकते हैं। तो हमने कहा अगर ये वाला हाइड्रोजन हटाओगे तो किसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा? ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। और ये वाला हाइड्रोजन हटाओगे तो किसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा? कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि हाइड्रोजन कौन सा हटाने पर माइनस चार्ज कहां स्टेबल है? तो तुम कहोगे सर अगर हम ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो उस पे जो माइनस चार्ज आ रहा वो ज्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज रखने की कैपेसिटी होती है। लेकिन सर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं होता, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कई गुना ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कई गुना ज्यादा है कार्बन से, इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। इसलिए कौन सा हाइड्रोजन हटेगा? जो ऑक्सीजन से अटैच। आज के बाद बच्चों कभी भी आप किससे पूछा जाए कि कंपाउंड की एसिडिटी चेक करनी है, एसिडिक करेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सब का ऑर्डर देखना है, तो सबसे पहले बच्चों आपको एसिड किसे कहते हैं? जो H+ आयन रिलीज करे। तो सबसे पहले आपको उस कंपाउंड से H+ आयन रिलीज करना पड़ेगा। अब आप उस समय सोचने मत लगिएगा कि हम H को कहां से निकालें, ऑक्सीजन से निकालें कि कार्बन से निकालें। तो बच्चों आपको H वहीं से निकालना पड़ेगा जहां से H अगर H+ के रूप में बाहर निकलेगा तो दूसरे पर माइनस छोड़ जाएगा, और जब माइनस छोड़ेगा तो वही वाला माइनस आपको लेना है जो ज्यादा स्टेबल है। तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हम ऑक्सीजन पे ही जो हाइड्रोजन लगा है उसको हटाएं। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी किस तरह से मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं, कुछ और बातों को समझते हैं धीरे धीरे यहाँ से। बच्चों सबसे पहले आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोग 9-10 से तो शायद ज्यादा नहीं पढ़ के आए हो, तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि यदि दो एटम्स हैं ए और बी, मैंने आपको कई दफे बताया है कि अगर ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है तो उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? वो कोवलेंट बॉन्ड है। उस कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन ए का होता है, एक इलेक्ट्रॉन बी का होता है। ठीक है, अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ते हो, अगर इस बॉन्ड को आप तोड़ते हो, तो तोड़ने का मतलब ये होता है कि ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बी को दिया या बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ए को दिया। ये तोड़ने की नेचर पर डिपेंड करेगा कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि बी की ज्यादा है, उसी डायरेक्शन में ये बॉन्ड टूटेगा। मान लो कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है तो बी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन किसकी तरफ होगा? ए से बी की तरफ होगा। और थोड़ी देर बाद आपको क्या देखने को मिलेगा कि ए के ऊपर प्लस चार्ज आ गया और बी के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि ए ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ए के ऊपर एक प्लस का चार्ज आया, और बी ने ए से एक इलेक्ट्रॉन लिया तो बी के ऊपर एक माइनस का चार्ज आया। लेकिन बच्चों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी पड़ती है कि जो माइनस चार्ज होता है उस माइनस चार्ज के ऊपर आप हमेशा इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन्स भी दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि भैया जब बॉन्ड टूट गया तो बॉन्ड किस वजह से टूटा? क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा थी, इसलिए ए का इलेक्ट्रॉन सरकते सरकते बी के पास पहुंच गया। अब वो पहुंच तो गया, लेकिन उसको आप दिखाओ भी तो दिखाओगे कैसे? एक माइनस चार्ज बनाओगे, माइनस चार्ज के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन दिखाओगे। इन दो इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन तो बी का खुद का ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बी के पास कहां से आया है? ए से आया है, इसलिए उसके ऊपर एक माइनस का चार्ज है। और ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए इसके ऊपर एक प्लस का चार्ज है। तो बी के ऊपर माइनस चार्ज के ऊपर हमेशा आपको दो इलेक्ट्रॉन या एक लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक लोन पेयर भी कहते हैं, ये हमेशा दिखाना पड़ता है। क्यों दिखाना पड़ता है? क्योंकि माइनस के ऊपर अपने बॉन्ड ब्रेकिंग की है तो माइनस के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन बी का पहले से होता है और ए ने उसको एक दिया है, इसलिए उसके ऊपर एक माइनस का चार्ज है। लेकिन एक माइनस के चार्ज के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, जिसमें एक बी का पहले से खुद का है और ए से उसने एक लिया है, इसलिए उसके ऊपर एक माइनस का चार्ज, और ए ने दिया है तो उसके ऊपर ए के ऊपर प्लस का चार्ज है।
आई थिंक आप समझ गए होंगे, काफी बार बार मैंने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया। अब जो हम लोग यहाँ पे आगे कंटिन्यूएशन में लेते हैं और देखते हैं इसमें और क्या बेस्ट हो सकता है आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों आपने ये देखा कि आपने अभी एसिडिक एच निकालने की बात कही, आपको एसिडिटी करेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को अगर आपको देखना होता है तो आपने क्या कहा कि सर कि अगर ये एसिडिक एसिड आप बनाते हैं तो एसिडिक एसिड में सबसे पहले आप क्या चाहेंगे कि वहां से क्या क्रिएट हो, H प्लस आपने हटा दिया। जब आपने H प्लस हटा दिया तो बच्चों अगर आप ये प्रोसेस अभी भी नहीं समझ पाए हो तो समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पर आपको दिखाने की वापस कोशिश करता हूं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब क्या हुआ, H के ऊपर प्लस आएगा और O के ऊपर माइनस आएगा। ठीक है, तो O के ऊपर बच्चों ये माइनस चार्ज आ गया और H अपना H प्लस लेकर के बिल्कुल वैसे ही बाहर निकल गया जैसे यहां पर A प्लस निकला है, जो मैंने आपको यहां पर समझाया था। तो H प्लस तो निकल गया। अब बच्चों जो O के ऊपर माइनस चार्ज है, क्या वो माइनस चार्ज किसी और प्रोसेस से स्टेबल हो सकता है? वो स्टेबल तो है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है और वो तो होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन क्या ये माइनस चार्ज किसी और रीजन से स्टेबल है? तो तुम कहोगे सर यस, यहाँ है। कौन सा फैक्टर है? रेजोनेंस। तो बच्चों अब आपको मैं पहली बार बताने जा रहा हूं कि रेजोनेंस देखो कैसे होता है। तो बच्चों रेजोनेंस के लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था कंसेप्ट कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होने की कोशिश करता है। तो बच्चों यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बन के आया है, वो सिस्टम मैं मार्क कर रहा हूं, वो सिस्टम कहां से कहां तक है, यहां से लेकर के यहां तक का जो सिस्टम है, इस सिस्टम में रेजोनेंस हो सकता है। और वो रेजोनेंस कैसे होगा ये बात आपको समझनी होगी, लेकिन पहले आप ये समझिए कि यहां तक पहले आप पहुंचे कैसे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये लोन पेयर ध्यान से देखिएगा। मैंने लोन पेयर आपको बता दिया कि माइनस के ऊपर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अब आप ये हमेशा दिखाएंगे। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग एक लोन पेयर भी कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये लोन पेयर देते हैं इस कार्बन को, ये देखो रेजोनेंस चालू हो गया, हम लोन पेयर देते हैं इस कार्बन को। फिर ये पता है जैसे ही लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास आता है, कार्बन चिल्लाता है त्राही माँ रक्षा करो मेरी। क्यों? क्योंकि भैया कार्बन के पास तो पहले से ही 4 बॉन्ड थे यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन तुमने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए कार्बन को तो कार्बन के पास 8 से 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कार्बन अनस्टेबल हो गया, कार्बन चिल्लाने लगा त्राही माँ मेरी रक्षा करो, मैं खत्म हो जाऊंगा नहीं तो। फटाक से फिर क्या हुआ, कार्बन का ध्यान से देखिएगा यहां पर, फटाक से फिर क्या हुआ कि जो कार्बन के साथ ये जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन लगा हुआ था, ये डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया कट से। ये पाई बॉन्ड खट से ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हो गया? क्योंकि कार्बन को पास मजबूरी थी। लेकिन इस प्रोसेस में हुआ क्या, इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि फिर मैं बाद में आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन की तरह एकदम शॉर्टकट से समझाने ला चालू कर दूंगा। लेकिन पहले आप डिटेल वर्जन देख लो कि ये रेजोनेंस में हो क्या रहा था एक्चुअली। आपने क्या किया कि शुरुआत वाले पार्ट में को तो डिस्टर्ब हुआ ही नहीं, वो तो एज इट इज है, लेकिन आपको यहां दिखाई दिया कि यहाँ पे सिंगल डबल का खेल है। कहीं पे भी आपको सिंगल के बाद डबल, फिर डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद फिर डबल, अगर ऐसा नेचर नजर आ जाए तो रेजोनेंस तो वहीं पर होता है। तो यहाँ सिंगल के बाद डबल है, सिंगल के बाद डबल है, तभी यहाँ पे रेजोनेंस का नेचर जनरेट हुआ है। लेकिन अगर आप सीधा सीधा करना चाहते तो सीधा सीधा नहीं होता, क्योंकि सीधे सीधे में सिंगल सिंगल है। देखो ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है। इसलिए पहले तो आप नेचर पहचानो कि रेजोनेंस के लिए सिंगल के बाद डबल होना काफी कंपलसरी है। अब बच्चों आपको यहाँ पर क्या दिखाई दिया, यहाँ पर एक बात आपको नजर आ रही है कि ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ गए तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि यहां पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाने का तरीका क्या होता है, एक बॉन्ड से आपने इलेक्ट्रॉन बना दिए
एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फिर भी ना समझ पाओ तो ऐसे समझो कि यहां डबल हुआ और ऊपर वाला डबल ब्रेक हो गया, ये सिंगल हो गया, ये रेजोनेंस का कंडीशन हो गई। नेगेटिव चार्ज कहां गया? वो नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा हम आपको दिखाते हैं। पहले बच्चों बताओ यहां पर कैसे नेगेटिव चार्ज, आपने यहां से यहां शिफ्टिंग की तो जहां से शिफ्टिंग करते हैं वहां पर प्लस आता है, जहां डालते हैं वहां पे माइनस आता है। लेकिन बच्चों जहां पे प्लस आया वहां पे पहले से ही माइनस था तो वो तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन माइनस फिर कहां पर आया? कार्बन पे आया। फिर माइनस पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो आपने कहां शिफ्ट किए? वो आपने शिफ्ट किए वापस इस ऑक्सीजन पे। कहां शिफ्ट किए? वापस इस ऑक्सीजन पे। तो बच्चों जब आपने ऐसे शिफ्टिंग की तो फिर यहां पे प्लस आया और फिर यहां पे माइनस आया। तो बच्चों जहां प्लस आया वहां कार्बन पे माइनस चार्ज पहले से था तो फिर से वो न्यूट्रलाइज हो गया और फाइनली माइनस कहां पहुंच गया? ऑक्सीजन के ऊपर पहुंच गया। तो ओवरऑल बच्चों इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज था वो कहां पहुंच गया? वो दूसरे ऑक्सीजन के पास पहुंच गया। यही होता है बच्चों रेजोनेंस। यही होता है बच्चों रेजोनेंस, इसी को कहते हैं हम लोग रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? इसमें शिफ्टिंग होती है नेगेटिव चार्ज की, इलेक्ट्रॉन्स की। इसी इफेक्ट को कहते हैं रेजोनेंस। और ये तभी हो सकती है जब सिंगल के साथ एक डबली बॉन्डेड एटम जुड़ा हो, मतलब सिंगल के बाद डबल बॉन्ड होना चाहिए तभी। तो बच्चों अगर आप इसका शॉर्टकट समझना चाहते हैं तो पहले तो शॉर्टकट बताने से पहले आप इसका डिटेल व्यू भी देखिए कि आपने बेसिकली किया क्या। आपने वो जगह पहचानी, वहां पे रेजोनेंस किया तो सिंगल का डबल हो गया, डबल का सिंगल हो गया और नेगेटिव चार्ज फाइनली बीच वाले एटम को छोड़ करके जो तीसरा वाला एटम था यानी फिर से ऑक्सीजन के पास पहुंच गया। और बच्चों अगर आप उसको शॉर्टकट में समझना चाहते हो तो शॉर्टकट में रेजोनेंस ये कहती है कि मान लो आपके पास ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी है, ऐसा कुछ है, और यहां पे मान लीजिए आपके पास प्लस चार्ज है या मान लीजिए आप माइनस भी लगा सकते हो। तो बच्चों जब रेजोनेंस हो तो रेजोनेंस करते समय आपको साइन ये वाले लगाने पड़ते हैं, यही होता है रेजोनेटिंग साइन का सिंबल। ये सिंबल खुद इंडिकेट करता है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रेजोनेंस कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों? सिंगल का डबल हो जाता है, डबल का सिंगल हो जाता है और चार्ज यहाँ पे आ जाता है। फिर से देखो, सिंगल का डबल हो जाता है, डबल का सिंगल हो जाता है और चार्ज यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो नेगेटिव के ऊपर तो हमेशा एक लोन पेयर भी आपको दिखाना पड़ता है। ये होता है बच्चों कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ये बेसिकली है बच्चों कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। यही होता है, इसी तरीके से आप दिखाते हैं। जैसे बच्चों आपके पास एलाइलिक ग्रुप है। एलाइलिक ग्रुप क्या होता है? आपने बनाया CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका एलाइलिक ग्रुप है। तो बच्चों जब आपने अपना एलाइलिक ग्रुप बनाया तो आपको क्या देखने के लिए मिला? आपने कहा सर रेजोनेंस हो सकता है सिंगल का डबल, डबल का सिंगल और नेगेटिव चार्ज सीधा यही नजर आया। समझ में आया? फिर से देखो, आप हो सकता है एलाइलिक कैटाइन बना लो। ये बच्चों एलाइलिक एनाइन होता है, इसका नाम होता है, याद रख सकते हो, ये एलाइलिक एनाइन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हो कि एलाइलिक एनाइन काफी स्टेबल एनाइन होता है क्योंकि वहां पर रेजोनेंस होता है। उसी तरीके से अगर आप एलाइल एनाइन देखते हो उसी तरीके से आप एलाइल कैटायन भी बना सकते हो। इसका नाम होता है एलाइलिक कैटायन। एलाइलिक कैटायन मतलब माइनस चार्ज है तो एनाइन, प्लस चार्ज है तो एलाइलिक कैटायन। और उसके बाद यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकता है। आप रेजोनेंस देखना चाहो तो मैं आपको जस्ट अभी दिखा रहा हूँ उसमें रेजोनेंस। ये देखिए, सिंगल का डबल, डबल का सिंगल और जो चार्ज होगा वो जस्ट यहाँ पर पहुंच जाएगा। दिस इज अ वे। ये बच्चों रेजोनेंस की ट्रिक होती है और आपने इसी से पहचाना कि रेजोनेंस का शॉर्टकट क्या है। तो रेजोनेंस का शॉर्टकट समझने की कोशिश करिए। कुछ नहीं करना होता है, सिंगल का डबल, डबल का सिंगल और जो भी चार्ज होगा वो बीच वाले एटम को छोड़ करके तीसरे एटम पे चला जाएगा। और रेजोनेंस हो गई तब जब वहां पर क्या हो? सिंगल डबल, सिंगल डबल, इस तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब सिंगल के बाद डबल आना चाहिए। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा तभी रेजोनेंस होता है। और एक बच्चों नाम और जान लीजिए,
कि कभी भी सिंगल डबल अगर ये नेचर आपको रिपीट होते हुए नजर आता है तो हम उसको कहते हैं कि वहां पर कॉन्जुगेशन है। क्या है? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन से क्या होता है? सिंगल डबल रिपीट करता चला जाता है। तो बच्चों ये होता है कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। आई थिंक सभी बच्चों को काफी अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है, और जो भी आपका नेक्स्ट टर्न होगा उसमें आपको मैं रेजोनेंस के बारे में और भी कुछ बातें बताऊंगा। तो रेडी रहिए अपने नेक्स्ट टर्न के लिए। यहाँ से हम लोग क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।